हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएसएबी। और आज का हमारा टॉपिक है कोशिका, सेल। जैसा कि हम सभी ने सुन रखा है कि कोशिका को हम जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका को हम जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक, ये दो इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी जीव संसार में पाए जाते हैं, जितने भी हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे एक छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा जीव हो, चाहे जैसा भी हो, सभी की रचना कोशिका से ही हुई है। और जितनी भी क्रियाएं एक जीव में संभव होती है, चाहे किसी भी प्रकार का जीव हो, वो सारी क्रियाएं कोशिका के अंदर ही चलती हैं। मतलब सभी क्रियाएं, होने वाली सभी क्रियाएं कोशिका में ही होती हैं। कोशिका को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम का ये जो शब्द है उसको 1665 में अपनी एक बुक जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, उसमें डील किया था। जब भी हम किसी कोशिका की स्टडी करते हैं तो उसको हम कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के बारे में एक सिद्धांत दिया गया था जिसको सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत कहा जाता है 1839 में। और ये सेल थ्योरी स्लीडन और श्वान नामक दो वैज्ञानिक ने मिल करके दी थी। स्लीडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, जबकि श्वान जो थे वो जीव विज्ञान के साइंटिस्ट थे। इन्होंने सेल के बारे में जो सिद्धांत बताया उसमें सबसे पहला पॉइंट ही यही था कि कोशिका जो है वो जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दूसरा मेन पॉइंट ये था कि जितने भी संसार में जीव हैं, सभी जीवों का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। और तीसरा सबसे मेन पॉइंट या मुख्य बिंदु ये था कि सभी कोशिकाएं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन सभी की उत्पत्ति पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से हुई है। मतलब किसी भी कोशिका का निर्माण किसी डेड मटेरियल से, किसी निर्जीव वस्तु से नहीं हुआ है। वो अपने ही समान, अपने पैतृक कोशिकाएं या जिन्हें हम पेरेंटल सेल कहते हैं, उन्हीं से हुआ है। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि ये एक कोशिका है तो इस कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगी और ये दो कोशिकाओं का निर्माण अपने ही पेरेंटल सेल या जिसे हम पैतृक कोशिका कहते हैं, इन्हीं से हुआ है। तो ये तीन मुख्य बिंदु जो हैं वो सेल थ्योरी के अंदर आते हैं। कोशिका के प्रकार, हालांकि कोशिका के बहुत सारे प्रकार हैं। कोशिका जो है वो मुख्य रूप से दो ही प्रकार में गिनी जाती है, जिसके अंतर्गत सारी कोशिकाएं आ जाती हैं। पहली कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी कोशिका होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो कोशिकाएं, वो सारी कोशिकाएं जिसमें कि न्यूक्लियस या जिसे हम केंद्रक कहते हैं वो नहीं पाया जाता। और जो दूसरी कोशिका है जिसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं, वो कोशिकाएं होती हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। उन कोशिकाओं में जिनमें कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ये एक ही कोशिका है और इसमें न्यूक्लियस जो है वो कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि इस कोशिका में एक अलग से आपको एक स्ट्रक्चर, एक संरचना दिखाई दे रही है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं या जिसे हम केंद्रक कहते हैं। तो इस प्रकार की सारी कोशिकाएं यूकैरियोटिक के अंतर्गत आती हैं। और ये इस टाइप की सारी कोशिकाएं जिसमें हमें एक झिल्ली से घिरी हुई संरचना किसी कोशिका में ना दिखाई दे, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हिंदी में हम अकेंद्रकी कोशिका कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका को संकेंद्रिकी कहते हैं। संकेंद्रिकी मतलब जिसमें न्यूक्लियस है या केंद्रक है, अकेंद्रिकी मतलब जिसमें केंद्रक अनुपस्थित है। आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ एक ही कोशिका के बारे में डील करेंगे जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और अपने नेक्स्ट वीडियो के हम नेक्स्ट भाग में यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका, जैसा कि हमने पहले ही देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं, जिसमें पहला मुख्य बिंदु है कि
प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो प्रारंभिक कोशिका है, मतलब प्रिमिटिव सेल्स माना जाता है कि हाँ सबसे पहले जो है ये इन्हीं कोशिकाओं का निर्माण हुआ था। दूसरा, जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, जो जीव सिर्फ एक ही कोशिका से बने हैं, वो सारे जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत ही आते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। एक सबसे मुख्य बिंदु प्रोकैरियोटिक कोशिका का ये है कि उसमें किसी भी कोशिका में बहुत सारे कोशिका के अंग उपस्थित होते हैं, वो सारे कोशिका के अंग उसमें अनुपस्थित होते हैं, जिसमें लिखा है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित। अर्थात अगर ये एक कोशिका है तो इस कोशिका के अंदर जितने भी झिल्ली से घिरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, ये सारी संरचना जो है ये कोशिका के अंग कहलाते हैं, या जिसे हम कोशिकांग कहते हैं, और इसी को हम ऑर्गेनेलीज भी कहते हैं। ये कोशिकांग या ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। ये सबसे मुख्य बिंदु होता है। और जैसा कि हम देख ही लिए हैं कि केंद्रक इसमें अनुपस्थित है। दो मुख्य रूप से इसके उदाहरण हैं। पहला उदाहरण जो है वो है जीवाणु, बैक्टीरिया, और दूसरा एग्जाम्पल है नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो हम आमतौर पर तालाब या सी या कहीं पे भी देख सकते हैं। और बैक्टीरिया को हम, ये जो डायग्राम या ये जो पिक्चर दिख रहा है इसमें, ये पिक्चर बहुत ही जूम किया हुआ है, सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से लिया गया है, जिसमें ये एक सीन बड़ा बड़ा ये जो दिख रहा है आपको, ये एक एक सेल है, ये एक एक बैक्टीरिया माना जाता है। अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका का थोड़ा सा डिटेल वर्जन देखते हैं। ये पिक्चर जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का है, और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला बाहरी स्ट्रक्चर ये जो है, ये जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है, ये कहलाता है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में, मैक्सिमम प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति सभी जीवाणुओं में पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बनी हुई संरचना है, इसलिए इसे हम पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट। सभी बैक्टीरिया में तो नहीं, कुछ ही बैक्टीरिया में इस कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक परत पाई जाती है, जिसमें ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम ये माने कि ये वाइट वाला सेक्शन अगर हम कोशिका भित्ति मान लें, तो ये ऊपर वाला सेक्शन जो है इसे हम कहते हैं कैप्सूल। और ये जो कैप्सूल है वो सभी बैक्टीरिया में नहीं होता, कुछ कुछ बैक्टीरिया में ही होता है। ये कैप्सूल जो है ये इस सेल को प्रोटेक्शन देता है, और मैक्सिमम जीवाणु जो है वो अपने लिए एक होस्ट का उपयोग करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें, चाहे वो होस्ट कैसा भी हो, मनुष्य भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कैप्सूल है वो उस होस्ट से अटैच होने के लिए मदद करता है हमेशा, और ये जो कोशिका भित्ति है ये इसे हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और सबसे मुख्य बिंदु ये कि ये बैक्टीरिया को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। जैसे कि कोशिका भित्ति है, ऊपर से एक मोटी सी वॉल है, तो जाहिर सी बात है कि ये वॉल जो है वो चारों तरफ से उसको डिहाइड्रेशन से बचाएगा, और उसके ऊपर जो कैप्सूल की लेयर है वो उसके अटैचमेंट के लिए एक जगह या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये जो येलो कलर का आपको लंबा लंबा संरचना दिखाई दे रहा है, इसे हम फ्लैजेला कहते हैं। ये जो लंबा लंबा स्ट्रक्चर है इसे हम फ्लैजेला कहते हैं, और इस फ्लैजेला को हम हिंदी में कशाभिका कहते हैं। हिंदी के वर्ड्स डेफिनेटली थोड़े कठिन होते हैं। फ्लैजेला जो है ये बैक्टीरिया को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। सभी बैक्टीरिया में या जीवाणु में ये फ्लैजेला नहीं पाया जाता, जिसमें भी पाया जाता है उसमें ये फ्लैजेला या कशाभिका कहलाता है, और ये उस बैक्टीरिया को
लोकोमोशन या जिसको हम कहते हैं मूवमेंट प्रोवाइड करना, वो काम करता है। इसी स्ट्रक्चर में आपको ये दो टाइप की संरचना दिख रही होगी, एक ये जो छोटा सा है और एक ये जो बड़ा सा है। बड़ी वाली संरचना फ्लैजेला कहलाती है, पर ये जो छोटी वाली संरचना है ये फ्लैजेला कहला करके फिम्ब्री कहलाती है। ये फिम्ब्री कहलाती है। दोनों ही लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, पर फ्लैजेला लोकोमोशन में ज़्यादा हेल्प करता है, जबकि फिम्ब्री जो है ये दो बैक्टीरिया के बीच में संयुग्मन के लिए मदद करता है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि संयुग्मन के लिए कौन सी संरचना जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो फिम्ब्री जो है वो, अगर ऑप्शन में कभी आपको ये दिखाई दे कि फ्लैजेला भी दिया है और फिम्ब्री भी दिया है, तो आप फिम्ब्री ही टिक करेंगे। ये जो है ये संयुग्मन में मदद करता है और हमेशा फिम्ब्री जो है वो फ्लैजेला की तुलना में छोटा होगा। फ्लैजेला की लंबाई जो है वो फिम्ब्री के तुलना में बहुत बड़ी होती है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन, ये जो सबसे अंदर की एक लेयर है सेल मेम्ब्रेन, या जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली बैक्टीरिया में फॉस्फोलिपिड की ही बनी होती है। ये, और जैसा कि हर एक सेल जो है वो एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, वैसे ही बैक्टीरिया भी है, और जो काम हमारे में सेल मेम्ब्रेन करता है वही कार्य बैक्टीरिया में भी कोशिका झिल्ली का वही सेम कार्य है कि वो पदार्थों का आवागमन करवाता है, आदान प्रदान करवाता है। अब इस सेल के अंदर जाते हैं, तो इस सेल के अंदर ये आपको हल्का सा लाइट येलो कलर का दिखाई जो दे रहा है, ये है कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं, प्रोटीन होता है, बहुत सारी कुछ संरचना उपस्थित होती है जिसे हम और आगे देखेंगे। कोशिका द्रव्य में सबसे मुख्य बात, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए है, इसका जेनेटिक मटेरियल है। इस बैक्टीरिया का ये जेनेटिक मटेरियल है। जीवाणु क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित है, तो उनका जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहता है? उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसी साइटोप्लाज्म में, इसी कोशिका द्रव्य में कहीं भी रैंडमली मतलब कहीं भी किसी भी तरह से ऐसे फैला हुआ रहता है। और इस फैली हुई संरचना को हम केंद्रक ना कहकर न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जेनेटिक मटेरियल जो है जिस भी एरिया में, जिस भी जगह, जिस भी भाग में पाया जाएगा उसे हम न्यूक्लियोइड कहेंगे। और इसकी संरचना जैसे हमारे सेल में होती है वैसी ही होती है, ये उसका मेन पॉइंट था। अब ये जो छोटी छोटी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये गोल गोल, ये छोटी सी संरचना जो है ये कहलाता है राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम उपस्थित होता है और राइबोसोम जो है इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन में आता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, कौन से कोशिकांग को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण ही यही होता है। अब ये जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, दोनों में ही। तो दोनों में डेफिनेटली एक बहुत बड़ी संरचना है और ये इतनी छोटी सी संरचना है, तो दोनों में एक मेन डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम है उसे हम 70S राइबोसोम कहते हैं। इसे हम 70S राइबोसोम कहते हैं। ये जो 70S राइबोसोम है या कोई भी राइबोसोम, ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का नहीं कहना चाहिए, दो यूनिट या दो भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है बड़ा भाग जिसे हम लार्जर पार्ट कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है स्मॉलर पार्ट, छोटा पार्ट। तो ये जो लार्जर पार्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, ये लार्जर पार्ट 70S राइबोसोम जो है ये 50S कहलाता है, जबकि स्मॉलर सब यूनिट जो है वो कहलाता है 30S।
ये मेन डिफरेंस है। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि 30S राइबोसोम सब यूनिट जो है वो किस में पाया जाता है, क्योंकि यूकेरियोटिक में जब हम यूकेरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये दोनों सब यूनिट जो हैं वो 50 और 30S नहीं होते। इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम है वो किन दो प्रकार का होता है। तो बड़ा वाला सब यूनिट जो है वो 50S कहलाता है और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 30S कहलाता है। और राइबोसोम का मेन कार्य है कि ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। सभी सेल को प्रोटीन की जरूरत होती है, जैसे हमें अपना मसल्स बिल्डिंग करने के लिए होती है, वैसे कोशिका को, हालांकि इसको हम मसल्स तो नहीं बनाने, पर प्रोटीन की जरूरत सभी को होती है, तो ये भी अपने लिए प्रोटीन जो है वो फॉर्म करता है। और भी बहुत सारी संरचना है जिसे हम आने वाले भाग में देखेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे अलग से मैंने हाईलाइट कर दिया है। इनमें से मैक्सिमम पॉइंट जो है वो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन एक दो पॉइंट ही हैं जिसको हम अलग से अभी बता देंगे। जैसे पहला पॉइंट ये था कि ये जो है जीवन की सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका ही मानी जाती है, क्योंकि सभी जीवों का निर्माण ही कोशिका से हुआ है। कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने किस पुस्तक में इसका जिक्र किया था? तो माइक्रोग्राफिया नामक एक, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, माइक्रोग्राफिया नामक क्वेश्चन में हुआ था। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात अगर करें तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। ये जो माइकोप्लाज्मा है, इस माइकोप्लाज्मा को हम PPLO भी कहते हैं। ये जो PPLO है, ये जो है इसे हम कहते हैं प्लूरो निमोनिया। L से होता है लाइक और O से होता है ऑर्गेनिज्म। ये जो माइकोप्लाज्मा है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये इन्फेक्शन कॉज करता है यूरिनरी ट्रैक्ट पे और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ये निमोनिया कॉज करता है और ये इतना छोटा होता है कि अगर हम जिसका स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे उसका तो माइकोप्लाज्मा वो 10 माइक्रोमीटर सबसे छोटी इकाई माना जाता है। राइबोसोम के बारे में हमने देख ही लिया कि 70S राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। आने वाले भाग में हम देखेंगे कि यूकेरियोटिक कोशिका कैसी है और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं जो रह गए हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, वो हम नेक्स्ट भाग में देखेंगे। थैंक यू।